औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जबरान में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ पे। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की रीशफलिंग पे। आज हम बात करेंगे जो इस वक्त सियासी माहौल जा रहा है, जिसमें शायद तहज़ीब और अखलाकियात की अगर बात की जाए तो बहुत दूर दूर दिखाई देना शुरू हो गई हैं। शायद 90s की जो पॉलिटिक्स थी वो दोबारा वापस आ गई। और आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान हमेशा एतराफ़ जुर्म करते हुए अपने आप को खुद ही मुजरम पेश करता रहेगा, या कभी कभार अपनी शहादत का जिम्मेदार जो बाकी एक्सेप्ट करते हैं उनको भी किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करेगा। क्या पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी में हमारे वज़राए आज़म की और हमारी लीडरशिप के जो बयानात जाते हैं हमेशा, चाहे वो बयानात समझौता एक्सप्रेस के हवाले से हों, उसके बाद पुलवामा के इंसिडेंट के बाद हूँ, उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब के रहे ताजमहल जो होटल था उस पर अटैक के हवाले से, उसके बाद जो इल्ज़ामात हूँ, वो सारी बातें आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब भी इंडियन मीडिया को चीज़ कोट करनी होती है, कुछ चीज़ अकाउंटेबल किसी को ठहराना होता है पाकिस्तान को, तो उसके लिए वो पाकिस्तान के सियासतदानों के ही नाम क्यों लेते हैं। कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब की पिछले दिनों कुछ स्टेटमेंट्स हुई, वो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हुई। क्या हमारी सियासी जमातों का, सियासी कायदीन का उस तरह से वीएन नहीं है, या वीएन तो मौजूद है लेकिन वो शायद खुद को एतराफ़ जुर्म पहले करते हैं, उसके बाद बाकी किसी की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे साथ इस हवाले से मेहमानों भी मौजूद है। गज़नफ़र खान साहब, पीटीआई से इनका तल्लक है, साबिक़ बल्कि मरकज़ी रहनुमा है, साबिक़ ओहदेदार भी हैं, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त पार्टी की तमाम तंजीमें डिज़ॉल्व कर दी गई हैं तो इसलिए मरकज़ी रहनुमा की हैसियत से तारुफ़ करते हैं। गज़नफ़र खान साहब, आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा ये कहते रहे कि जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी वो मुल्क के साथ गद्दारी थी, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट थी उस पर आपने गद्दारी की बातें की और बहुत तगड़े इल्ज़ामात लगाए। अब जब अपनी बारी आई है तो आप ईरान में जाकर सारा कुछ एडमिट करके आ गए कि जो कुछ दहशतगर्दी है जी, पाकिस्तान दहशतगर्दी, पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होती रही ईरान में दहशतगर्दी के हवाले से। ईरान ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ये एक्सेप्ट किया। क्या पाकिस्तान की हुकूमतें, पीटीआई भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है जिस नक्शे कदम पर बाकी हुकूमतें थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जबरान फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। जैसे आपने कहा कि खान साहब की जो बयान ईरान में जो आया है, खान साहब ने हमेशा ये कहा है ऑन द नेशनल एक्शन प्लान कि पाकिस्तान की ज़मीन किसी दहशतगर्दी के हवाले से नहीं इस्तेमाल होगी, कि ये पाकिस्तान को डैमेज पड़ता है, ये पाकिस्तान की ज़मीन को डैमेज पड़ता है, पाकिस्तान की रेपुटेशन को डैमेज पड़ता है। और क्लियर कट जो भी पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करना चाहे, या इंडिया के ख़िलाफ़ हो या अफ़गानिस्तान में हो, हम किसी की विल नॉट एक्सेप्ट दैट। एंड आपके अपने बंदे शहीद होते हैं और आप वहाँ पर ईरान में जाके आप समझते हैं कि जो ईरान की तरफ से हमला हुआ, वहाँ पे मौजूद लोगों ने, वहाँ पे मौजूद जो नासर थे, दहशतगर्द नासर, उन्होंने हमला किया बलूचिस्तान में और अटैक किया और लोगों को शहीद किया। इसके बावजूद आप वहाँ पर जाके बताते हैं कि हमारी तरफ से जो ज़मीन हुई आपके खिलाफ इस्तेमाल, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने सफारती सतह पे अपना केस कमज़ोर नहीं कर रहे दुनिया के सामने, या ये एक चार्जशीट है जो अपने खिलाफ खुद पेश कर रहे हैं? जो माजी में हमारे से जो गलती हुई है, आज जो पाकिस्तान जिस मकाम पर पहुंचा है, जो पिछले जो लीडरान लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को आज इस मकाम पर खड़ा किया हुआ है, आज इंशाल्लाह पाकिस्तान अंडर न्यू लीडरशिप, अंडर इमरान खान, जिसके पास एक विजन है, जो पाकिस्तान को एक मदीना स्टेट बनाने चाहते हैं, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह बनेगी। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का इमेज दुनिया में ठीक कर रहे हैं। खान साहब दुनिया, हमने शाह महमूद कुरैशी शाह साहब ने अभी जापान में भी कहा है कि पाकिस्तान अमन मुल्क है और हम अमन चाहते हैं, हम अमन के दामन हैं। हम जो साउथ एशिया के जो मुल्क है, चाहे चीन है या इंडिया है, हम उनके साथ मिलकर जो हमारे जो हालात है उस कॉन्टिनेंट में, हम उनको बेहतर करना चाहते हैं, पॉवर्टी टैकल करना चाहते हैं। लेकिन अपने आप पे इल्ज़ामात लगाने के बाद हम दुनिया को बताएंगे कि हाँ जी, हम तो दहशतगर्दी का शिकार हुए, हमने 70,000 से ज़्यादा जाने कुर्बान की, और जाने कुर्बान करने के बाद हमारे लोग हैं जो आपके जबरान साहब, आप जानते हैं जब 9/11 हुआ, सिंस 9/11 अप टिल टुडे, जो पाकिस्तान में जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान खुद जानता है। आई डोंट थिंक देयर इज नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड हु हैव लॉस्ट मोर देन पाकिस्तान। और हम नहीं चाहते कि आगे जाकर और नुकसान हो। जो हमारे माजी में जो हमारी गलती हुई है, हमारे लीडरों ने जो गलतियाँ की है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहे, जो लोग पाकिस्तान के सालमियत के लिए ख़तरा रहे, जिनके सिक्योरिटी के इंचार्ज खुलकर कहते रहे, और जिनके लिए बल्कि साबिक़ जो पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म है वो ये कहते रहे कि हमने, हाँ जी, हमने बांग्लादेश बनवाया, हाँ जी, हमने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा, उनके खिलाफ
पाकिस्तान का स्टांस ये रहा कि कभी तो मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया जाता रहा और कभी 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी को शहीद करने वालों को कि जब गाड़ियों पर अटैक होता है और 40 बंदे उनके मारे जाते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि हाँ हम दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों की शहादतें वो भी शायद किसी दहशतगर्दी से कम नहीं थी। लेकिन बात यह है कि क्या हम इस चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्या हमारी सफारती पॉलिसी हमें इस बात की इजाज़त देती है जिस तरह के हम स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं अब दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ जो पार्लियामेंट में भी सियासी माहौल चल रहा है। कोई हेल्थी डिबेट नज़र नहीं आती आपको। पिछले 8 माह में किसी हेल्थी डिबेट की तरफ कोई पेशकदमी नहीं हुई। हेल्थी डिबेट की बजाय आप बिलावल भुट्टो को साहिबा कहकर बुला देते हैं। आप अगर बाकी भी मैंने सच्ची बात अगर बहुत सारे, क्योंकि हमारा ज़रा फैमिली चैनल है, लोग उस तरह की ज़ुबान सुनना पसंद नहीं करते। बहुत कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बिल्लो रानी कहा गया, बेबी बेबी कहा गया बाकी लीडर्स के बारे में, कि यही पार्लियामेंट है जिसमें आके आपने अवाम के मसाइल हल करने थे। और अगर पीटीआई के आने के बाद भी ये कुछ है तो तब्दीली किस चीज़ में थी और कहाँ पे थी तब्दीली? देखिए, जो पार्लियामेंट जो हो रहा है, ये जो आज जो नून लीग और पीपल पार्टी ने जो जो शोर मचाए हुए हैं, ये सब एहतसाब है। ये सब इनौरों का मामला है। सब रो रहे हैं कि इन सब का एहतसाब होने वाला है। ये सब बिल्कुल सब शोर यही पार्लियामेंट में सिर्फ यही है कि काम नहीं हो रहा देना, शोर मचा के रखना है कि हमारे जो लीडर है ये बच जाए, इसका मतलब एहतसाब से आप बच किसी को जाए। साहिबा कहेंगे, किसी को बिल्लो रानी कहेंगे, इस तरह की आवाज़ें कई लगाएंगे आप? बार सियासत में ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं कर। कई बार आप जब आप पब्लिक ऑफिस में होते हैं या पोजीशन पर होते हैं, ये ज़ुबान इस्तेमाल थोड़ी देख कर करनी चाहिए। कई बार ज़ेब नहीं देता हमारे मुझे इस बात की वज़ीर-ए-आज़म को। बड़ी खुशी है जी, कम से कम पीटीआई के लोग, बल्कि पीपल्स पार्टी के भी एक साहब मौजूद थे तो जिन्होंने एडमिट किया था कि हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा इखलाकी लिहाज से बड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि मसला ये होता है कि ये बिल्कुल मसला नहीं होता कि आप यकीनन एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बारे में, जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर लीडरशिप है, वो एक दूसरे के माँ बहन के बारे में, एक दूसरे की फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं कहते। जब भी कहते हैं अपने लीडर की और दूसरे लीडर की माँ बहन के बारे में गलत बातें करते हैं। तो ऐसे इखलाक से घिरे हुए लोग अगर आपकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं तो वो अगर आपकी वो दूसरे की इज़्ज़त का दिफा नहीं कर सकते, दूसरे की इज़्ज़त का को महफूज नहीं रख सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो आपकी इज़्ज़त को किसी तरह से महफूज बनाते हैं। ये गलत रवायत है और इस रवायत को बदलना चाहिए, क्योंकि ये मान रहे हैं इस बात को कि इसको बदलना चाहिए, तो फिर उसमें मेरे ख्याल में इस पर बाकी सवाल नहीं रहता। 25 में से 5 वज़रा पीपल्स आपके पीटीआई के, तब्दीली लाने की ज़रूरत क्या थी सर? रिशफलिंग होती है, हर गवर्नमेंट रिशफलिंग होती है, कोई नई बात नहीं है। रीशफलिंग अब पाकिस्तान में होने लगी है। अब हमारे लोगों को दिखता है कि रिशफलिंग कोई वाकई कोई बड़ी बात है। अब जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जाए या इंग्लैंड में देखे जहां हम रह रहे हैं, रिशफलिंग इज नॉर्मल इन कैबिनेट। जाहिर है आपकी रीशफलिंग में आपके वज़रा कितने परसेंट पे आते हैं? 25 में से 5 सिर्फ आपके वज़रा है, 20 वज़रा आपके नहीं है। आपके 13 में से जो पर्सनल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ 5 या 6 हैं। देखिए, खान साहब परफॉर्मेंस चाहते हैं। आपके एडवाइजर्स 5 में से 3 है। वज़ीर आज़म हमारे जो खान साहब है परफॉर्मेंस चाहते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस ये है कि पीपल्स पार्टी का 2 साल तक वज़ीर खजाना रहने वाला बंदा ठीक था, तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पे क्यों एतराज़ करते रहे आप? देखिए, जो आज मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जिस रफ्तार से हमारे इकॉनमी नीचे जा रही है, हमें चाहिए कोई ड्रस्ट एक्शन हो, क्योंकि इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग तंग हो रहे हैं बाहर। और इस वजह से हम वोट लेकर नहीं आए थे कि हम यहाँ वोट लेकर आएंगे और लोगों के मसाइल हम कम करने के बजाय। जी, आप अपनी नाअहलियत का एतराफ़ करते हैं कि आपके पास अहल लोगों की कमी है? 5 लोग अहल हैं? नाअहली नहीं है सर, नाअहली नहीं है। रिशफलिंग हुई है और काबिल लोग आ रहे हैं, पार्टी बहुत बड़ी है सर, नाअहली नहीं है। जाहिर है जो कैप्टन होता है, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो अपनी बदला रहता है। काश ये बड़ा आसान होता कि काश आप आराम से कह देते जी कि बिल्कुल ठीक है, ये जो सारे काम अब कर रहे हैं, हम लोग इलेक्शन से पहले आपको बताते हैं जी कि हम कहते थे कि 300 रेवेन्यू ने चोरी किया, 3000 रेवेन्यू ने चोरी किया, लेकिन उनसे बाद में पूछेंगे पहले सारे का सारा वजन अवाम पर डालेंगे। आपके लिए बड़ा अच्छा था कि आप कहते थे कि पीपल्स पार्टी से छोड़े हुए लोग जो वहाँ पर वज़ीर ख़जाना बड़े ख़राब थे, लेकिन यहाँ पे आके हम अपने सर वो वहाँ छोड़कर हमारे पास आए हैं। जो हमारा मंशूर है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हम लोगों को जिस बुनियाद से हम वोट लेकर आए थे, वो हमारे उसी पर हम शहरियार आफरीदी जैसे बंदे को रिमूव कर देना और फिर किसी और बंदे को वहाँ पे वजारत दाखिला में जगह दे देनी, वो जो आपकी पार्टी से नहीं किसी और पार्टी से, अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे के साथ ये कुछ करना, और उसके बाद जो बाकी आपके लोयल लोग हैं, आपके पंजाब में वज़ीर आला उस शख्स को बनाना
कि जो शख्स कुछ अर्सा पहले नून लीग के साथ शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा होता था तीसरी और चौथी लाइन में, आपके वीएन में तब्दीली सिर्फ वो जो अपनी जात की वो हद तक थी? जबरान साहब, वो जो लोग हम आए हैं छोड़कर, या पीपल पार्टी छोड़कर आए या नून लीग छोड़ आए, वो पाकिस्तान तारीख इंसाफ में आए हैं। हमारा मंशूर अलग है, जो हमारा टीम कैप्टन है वो अलग है, उसका एक अपना विजन है, उसके मुताबिक वो चलेंगे। जो खान साहब का विजन है, वो जो डायरेक्टिव्स हैं उस डायरेक्टिव्स पर चलेंगे, वो पुराने डायरेक्टिव्स पर नहीं चलेंगे। वो जो पुराने थे, जो खान साहब जिन लोगों को अपॉइंट किया है काबिल लोग हैं, ज़ाहिर है जो लीडरशिप है उस गाइडेंस से शायद वो बेहतर करे। लीडरशिप है जी, शायद वो बेहतर करें। वो जब तक वो जरदारी साहब की लीडरशिप में थे वो बेहतर नहीं थी, जब तक नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में थे वो बेहतर नहीं थे, क्योंकि अब लीडर इमरान खान आ गया तो अब यकीनन वो लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती फिर भी कि पीटीआई के लोग जो इतना अरसे से पीटीआई के साथ मौजूद थे, 20 साल से, 22 साल से, 23 साल से, वो आखिर बेहतरी में अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर सकते? शहरयार अफरीदी को रिप्लेस क्यों करना पड़ जाता है किसी और के साथ? तो ये वो सवाल है जो मेरे ख्याल में पीटीआई के पास खुद भी इसके जवाब मौजूद नहीं। चले असद उमर का पूछ रहे थे। असद उमर साहब का 3 दिन पहले तारीफ की, 3 दिन के बाद असद उमर साहब को आपने वहाँ से गुड बाय कह दिया। एक अनप्लेजेंट टाइप का आपने गुड बाय कहा कि उनके साथ दूसरा कोई मिनिस्टर या कोई पार्टी का रुकन मौजूद नहीं था कि जो उस वक्त उनके साथ खड़ा होता मुश्किल वक्त में। ये आपकी पॉलिसी के 10 साल लोगों को कन्विंस करो, उसके बाद 244 दिन के बाद कहो ठीक है जी आप चले जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। खान साहब सिर्फ परफॉर्मेंस चाहते हैं सर, कोई भी हो, जितना भी बड़ा हो, मुल्क से बड़ा कोई इंसान नहीं है। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान तो आज खान साहब की मर्दम शनासी कमजोर थी, फिर उनको 10 साल तक नहीं पता चला कि असद उमर अच्छा आदमी है, कंपेटेबल है। सर गवर्नमेंट हमारी अब आई है, पहले नहीं थी, पहले वहाँ अपोजिशन में थे। वज़ीर खजाना से आपकी मुलाकात नहीं होती, जब आप उसको अपॉइंट कर देते हैं, जब क्यों आप करवा रहे हैं? व्हेन यू आर ऑन द आउट्स ऑफ गवर्नेंस, ज़ाहिर है सारा फुल पिक्चर आपको नहीं पता होता। जब अंदर आते हैं, जब आप देखते हैं क्या हो रहा है मुल्क के साथ, क्या क्या हुआ है, ज़ाहिर है कई बार आपको अपना प्लान बदलाना पड़ता है, हालात के साथ चलना पड़ता है। प्लान बदलाना पड़ता है जी, हालात के साथ चलना पड़ता है। चलें थोड़ी सी यूके की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के साथ। जी जी, कंजर्वेटिव पार्टी हारी है या जमहूरियत हारी है? क्योंकि लोगों ने तो आज से 3 साल कबल वोट दे दिया था ब्रेग्जिट के हवाले से, अब उसको आज तक प्रोलांग किए जा रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी में आपके खिलाफ एतमाद मौजूद नहीं है आप पे, तो मेरे ख्याल में फिर जमहूरियत हार गई है या कंजर्वेटिव हार गई है? जमहूरियत हारी है, बहुत बड़ा डैमेज पर आया पार्लियामेंट पर। जो लोगों ने जो वोट दिया था ब्रेग्जिट के हवाले से, वो डिलीवर नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म है, और उसके अलावा पार्टी वज़ीर आज़म ज़ाहिर है, जो वज़ीर आज़म जब लोगों ने आप वोट डाल दिया है, यू हैव टू डिलीवर दैट। ठीक है, जो वज़ीर आज़म होता है और उसकी काबिना होता है, उनका काम फिर बनता है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उसके आगे ले आना। ज़ाहिर है आप नहीं करते तो फिर आपकी न्यायाली होती है। कुछ चीज़ों में पार्लियामेंट भी तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, जो प्रपोजल लेके आती हैं ट्रेसा में उनको एक्सेप्ट। ज़ाहिर है फिर वो पॉलिटिक्स, वो तो सियासत होती है ना। ज़ाहिर है जेरेमी कोबिन जो कर रहा है वो अपनी सियासत के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि स्नैप इलेक्शन हो, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। उसका अपना एक और सोच है। हमारी जो सोच है कि ब्रेग्जिट के बाहर जाएं तो पूरे बाहर जाएं, क्योंकि कई एक तरफ के कस्टम यूनियन का एक तरफ है और भी चीज़ें हैं फिर, लेकिन जमहूरियत की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टाइम लग जाएगा वैसे ब्रेग्जिट को फाइनलाइज होने में? जून तक कुछ चांसेस हैं या अगले जून तक और उससे अगले जून तक के बाद? कोई पता नहीं, अब अल्लाह जाने है। अल्लाह जाने। ये बड़ा अच्छा है हमारी सियासत में कि किसी को पता नहीं है कि हो क्या रहा है बरतानवी पार्लियामेंट में। अगर बरतानवी पार्लियामेंट में जमहूरियत की मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, और मदर ऑफ द डेमोक्रेसी में हालत ये है कि 3 साल पहले लोगों ने वोट दिए, और वोट देने के बाद जिस वक्त फैसला करने की बारी आती है तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट इस वक्त वो शायद वो मंजर पेश कर रही है कि जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने वो अवाम के फैसले की तायद किए भी है या नहीं की, या मान तो लिया है लेकिन उसको चेंज अपनी मर्जी से कर लेंगे। डोंट ब्रेक द रूल बट जस्ट अमेंड इट एंड यूज इट फॉर योर ओन पर्पस। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा आते हैं। कश्मीर के हवाले से पीटीआई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देती रही हमेशा। अब ईरान के साथ जो विजिट हुआ उसमें भी आपने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा उसी वक्त हो सकता है कि जिस वक्त कश्मीर का मसला हल होगा। कश्मीर का मसला हल किए बिना पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये जो रीजन है ये स्टेबल नहीं हो सकता। उसके बाद आप एक तरफ तो आप कश्मीरी शुहदा को अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरी तरफ आप जब इंडियन आर्मी पे हमला होता है, 40 लोग उनके मारे जाते हैं, तो उस पर आप उसको दहशतगर्दी का अटैक कह देते हैं।
तो क्या आप 1 लाख कश्मीरियों को शहीद करने वालों को भी दहशतगर्दी? किसने कहा इमरान दहशतगर्दी? खान साहब ने कहा, खान साहब ने कहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। अच्छा, देखिए जो पुलवामा जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हर इंसान जो वो बिल्कुल नहीं या होना चाहिए था, मुसलमान लेकिन हो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर या 1 लाख, हिंदू हो या 1 लाख, सिख हो, आई एग्री टोटली, एवरी लाइफ इज लेकिन प्रेशियस। 1 लाख शहीद करने वालों को आप दहशतगर्द नहीं कहते, तो फिर आप 40 वालों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं? टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर वो कर रहे हैं और वो देख भी नहीं रहे और उसको अमेंड भी नहीं कर रहे, क्या हम उन जैसे हो जाएं? तो आप भी इस बात पे एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीरी की जो तहरीक है वो दहशतगर्दी है? नहीं, दहशतगर्दी नहीं है। नहीं है, उन्होंने किसी आम बंदे को मारा कश्मीरियों ने? नहीं। नहीं मारा। तो कश्मीरियों को जब भारतीय फौजी मारे तो वो दहशतगर्दी नहीं है आपकी नज़र में? आप इंडिया को दहशतगर्द करार देने की कोशिशें नहीं करते? मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया दहशतगर्द नहीं, मुल्क है। पार्टी, आप इसको मैंने पार्टी कई को बार कहा है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सर, मैं कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है। मैं यहाँ पीटीआई का मेंबर हूँ और कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर हूँ। मेरे अपने एक व्यूज़ हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में आप की कश्मीर पर क्या पॉलिसी है? लेबर पार्टी की पॉलिसी रही है, कंजर्वेटिव कश्मीर पे क्यों उस तरह से किरदार अदा नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए? अफसोसनाक है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर है, जो एक लॉबी ग्रुप है हमने बनाया है विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी, अभी पूरा उस तरह कम नहीं हो सका। कर रहे हैं, जारी है। क्योंकि जिस तरह कश्मीर पर हमारा स्टैंड होना चाहिए, कि आज तक ब्रिटेन पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी नहीं कर सकी कि कश्मीर इशू एक ब्रिटानिया का छोड़ा हुआ एक इशू है, और उसको उनकी यूके को पूरी मदद करनी चाहिए कि इस इशू को रिजॉल्व करने की। और हमारी यही कोशिश है। अफसोसनाक है, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है आप भी जानते हैं बहुत बड़ा है दुनिया में। कोई भी नहीं चाहता इंडिया को हम अपसेट करें। रेड कारपेट वेलकम दिया रेड गया कार्पेट, जिनको जब मोदी एंट्री साहब अलाउड नहीं थी। मोदी साहब वेम्बली स्टेडियम आए थे, तो आपने देखा था लोगों का जमे गफीर था, मुसलमानों का। जब आपकी जमात वहाँ पर किस तरह से बोली, आपकी जमात के डेविड कैमरून ने वहाँ पर क्या कुछ कहा, मैंने बिल्कुल सारा कुछ देखा। लेकिन जिस वक्त ट्रेसा में से पूछा जाता है कि आप कश्मीरी की कुर्बानी पे क्या कहते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये फैसला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये वो आपस में बातचीत करें। अगर मसला आपने छोड़ा तो आपका जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल क्यों नहीं बनती। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक छोड़ा हुआ मसला है। जैसे जब ब्रिटिश एम्पर वहाँ से निकला था, वो लैंड खींच के आया था, और आज उस लैंड की वजह से लाखों कुर्बानी शहीद कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और पेश कर रहे हैं, अब पेश आज कर तक रहे भी। हैं। थोड़ा सा मैं आता हूँ ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा जी कि पैलेट गन को पाबंदी लगाई जाए। आपका वहाँ पे AFPS से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वो मौजूद है, PTA मौजूद है, टाडा मौजूद है, हर तरह के कवानीन मौजूद हैं। इन सारे कवानीन के होते हुए जब इंडिया किसी भी किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो कश्मीरियों के पास ऑप्शन क्या रह जाता है आपके यहाँ? फिर वो कर रहे हैं, जो हो रहा है, बंदूकें खुद उठा रहे हैं। आज दुनिया खुद पूछ रही है कि कश्मीरी क्यों कर रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं कि जब आप एक इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, या अंडर कारपेट स्वीप कर रहे हैं, या उनको मान नहीं रहे, फिर वो नौजवान जो आज बंदूकें उठा रहे हैं अपने कोर्स के लड़ने के लिए, यह ना करें तो फिर क्या करेंगे? लंदन में एक मुजाहरा हुआ पाकिस्तान के काउंसलेट के बाहर, तो उस मुजाहरे में ये कहा गया कि पाकिस्तानी का बायकाट करो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो इंग्लैंड का कानून इस हवाले से क्या कहता है, और दूसरा इंग्लैंड की जो मॉरली जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, क्या इसमें इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि आप किसी, अगर फ़र्ज़ करें कोई एक बंदा ये कहता था किसी इंडियन के रेस्टोरेंट में नहीं जाओ, किसी इंडियन के बार्बर शॉप पे नहीं जाओ। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबको अच्छे तरीके से रहना चाहिए, बिना किसी कलर के डिफरेंस के, बिना किसी ज़ात पात के, किसी एरिया के, बिल्कुल आपको डाइवर्सिटी के साथ रहना चाहिए। लेकिन जिस वक्त इस तरह के लोग यहाँ पर बरतानिया में पाकिस्तान के काउंसलेट के बाहर, पाकिस्तान के सफारतखाने के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नहीं, मेड इन पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानी का बायकाट करें, तो फिर मेरे ख्याल में कोई एक्शन बनता है इनके खिलाफ? नहीं बनता? बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये हेट्रेड फैलाते हैं। ऐसे हेट्रेड, तो हेट्रेड स्पीचेस के खिलाफ, हेट्रेड स्पीचेस जो हेट्रेड फैलाते हैं, उनके साथ तो एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कश्मीर की कितनी तंजीमें मौजूद हैं, किन्होंने उस पर काम किया, किन्होंने इसको आगे फॉलो अप किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको फॉलो अप करते हैं कि ताकि ये नफरत यहाँ पर ना कम से कम फैले? जो कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन से, या उनसे जाके पूछो वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हर बंदा अगर कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप भी तो रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर को, आप भी तो कश्मीर पे बात करते हैं। मेरी खुद अपनी सोच होनी चाहिए कि इंडिया जो कश्मीर कर रहा है गलत कर रहा है। इंडिया अपने इकोनॉमी का ताकत का गलत जायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दें।
वो जो पैसा हम इंडियन प्रोडक्ट्स लाने को ख़रीदते हैं, वही पैसा जाकर कश्मीरियों को मारते हैं। वो वही पैसा आप जो कहते हैं पैसा आप कोई क्रीम खरीदें या कोई टॉय खरीदें, आप कोई भी चीज़ खरीदें, इंडिया मेड इन इंडिया, वही पैसा जो आप लगा रहे हैं वही पैसा इंडिया में वापस जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, कश्मीर पर ही लगा रहे हैं ना, कश्मीर की तारीख को दबाने के लिए। कश्मीरी की शहादतों पर यकीनन पूरे बरतानिया में, दुनिया भर में कश्मीरी उस पर एहतजाज बुलंद करते हैं। यहाँ पर बरतानिया में भी करते हैं। बरतानिया में क्या होता है कि पीटीआई की बर्मिंघम में 2 तंजीमें होती हैं और 5 फरवरी वाले दिन, इस 5 फरवरी को नहीं, पिछले 5 फरवरी को, 5 फरवरी वाले दिन एक स्टैफर्ड रोड पर स्पार्किल वाली साइड पे वो करते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना वो 5 फरवरी मनाते हैं, और दूसरे टाउन वाली साइड पे मनाते हैं। तो जब आप में खुद यकजहती मौजूद नहीं है, तो आपके मेरे ख्याल में आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप किसी और को जबरान साहब हमारे जो लीडर हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, ठीक है, और वो वही सिलेक्ट करते हैं जो लोग ऑफिस होल्डर हो, जो जिन लोगों ने उनने अपॉइंट किया वो फिर लोगों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, बिखेर देंगे या अपनी एक सियासत चमकाएंगे, तो फिर यही होगा ना। पार्टी का ये देखें, कुछ ऐसे भी लोग इस पार्टी में है जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ का उनका नज़रिया नहीं है। वो बैरिस्टर के लोग, बैरिस्टर साहब के लोग हैं, बैरिस्टर साहब के साथ चलने वाले लोग हैं, जो बैरिस्टर साहब के साथ हमेशा चलते आए हैं। कि ये लोग इमरान खान साहब को नहीं मानेंगे, लेकिन वो बैरिस्टर साहब को मान रहे हैं। और ख़ुद ये लोग आज हमारा खुद कई बार मजाक में ये लीडर बनाते हैं। अगर आपसे मैं ईमानदारी से पूछूं कि अब बरतानिया में रहने वाला आज़ाद कश्मीर का या पाकिस्तान का जो सियासतदान है, जो पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की हुकूमत की सियासत करता है, क्या वो किसी हद तक इन्फ्लुएंस है उसका अपनी सियासी कायदीन पर किसी भी हवाले से? मतलब इन्फ्लुएंस है कि वो अपनी पॉलिसी में कोई एडजस्टमेंट करा सकें, पॉलिसी में उनको बता सकें कि 5 फरवरी को 2 जलसे नहीं होने चाहिए, 1 जलसा होना चाहिए, पॉलिसी में बता सकेंगे आप कश्मीर के नाम पर सिर्फ मीटिंग्स करने के बजाय, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के साथ बार बार मीटिंग करने के बजाय कुछ नया लेके आएँ, कुछ नए लोगों से जो हमारे लीडर हैं ना, उनका एक अपना एक खुद एक रवैया होता है, सोच होती है कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमारा सिर्फ यही होता है कि हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अगर वो माने या ना माने इट्स इंटायरली अप टू देम। लेकिन ज़ाहिर आप जैसे आपने पीटीआई का जो हमारी पार्टी का जो जिक्र किया, जो 2 जलसे हुए थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने। कश्मीरी के लिए खड़े हैं तो फर्स्ट हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, कोई या पीपल पार्टी का हो या नून का हो या पीटीआई का हो या इंडिपेंडेंट हो, कश्मीर का इशू हो तो फिर एक प्लेटफॉर्म पर आप अपनी सियासत ना चमकाएं। हालिया इस 5 फरवरी पे जब भी यौम यकजहती कश्मीर आती है तो कुछ ना कुछ इस तरह का ड्रामा ज़रूर होता है कि 5 फरवरी वाले दिन जो नून लीग उस तरह से मौजूद नहीं थी, जिस वक्त लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरा किया गया, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का मुजाहरा किया गया, और उसके बाद जब दूसरा मुजाहरा हुआ तो उसमें पीटीआई उस तरह से मौजूद नहीं थी। तो क्या आप अपनी सियासतें सिर्फ अपनी सियासी जमात तक आप मुखलस हैं या कश्मीर के साथ मुखलस कहा जा सकता है आपको? कश्मीर के साथ हम सर मुखलस हैं, क्यों नहीं मुखलस हैं? कैसे साबित करें? क्यों सर, क्या मुजाहरे पर हम पीटीआई हमेशा मुजाहरा, जो कश्मीर कोज होता है, कश्मीरी और पीटीआई जो कायदीन है हमेशा वही होता है। ये मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों नहीं 5 फरवरी वाले दिन नून लीग वाले लोग मौजूद नहीं थे? नून लीग वाले से पूछे सर, उसमें पीटीआई के मौजूद नहीं थे। पीटीआई का आप बता दें, नून लीग वालों को मैं पूछूंगा। पीटीआई का कहाँ मौजूद नहीं थी? जो 13 तारीख का हुआ, जिसमें चौधरी यासीन साहब और नून लीग के जुबैर कियानी साहब जो उन्होंने मुजाहरा अरेंज किया था, वो पीपल पार्टी का ऑर्गेनाइज था सर। पीपल्स पार्टी, अच्छा वो पीपल्स पार्टी का था, इसलिए आप वहाँ पे नहीं गए। चलें जी, अगर आपकी सियासत ये कहती है तो आपकी अपनी मर्जी। थोड़ा सा मैं आता जाता हूँ कश्मीरी जमातों की तरफ। कश्मीरी जमातें जिस वक्त पार्लियामेंट में रूम्स बुक होते हैं, जाके मसला कश्मीर डिस्कस होता है, किस हद तक फ़ायदेमंद है? क्योंकि आप बरतानिया की सियासत को भी समझते हैं, आप पाकिस्तान की सियासत को भी समझते हैं, आज़ाद कश्मीर की भी सियासत को समझते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हुए मैं आपकी एक्सपर्टीज से ये जानना चाहता हूँ कि किस हद तक फ़ायदेमंद होती है ये चीज़, जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जाके वहाँ पे हॉल्स में एक हॉल बुक करके वहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद होती है जब आप MPs को मोबिलाइज करें, नए MPs, वही पुराने नहीं, उन्हें बार बार आके मीटिंग रूम आप बुक करें, वही पुराने फेसिस हों। उसका मकसद क्या होता है? या आप एक पेपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस आप या अपना टाइम पास कर रहे हैं, उसका आगे क्या होगा आप खुद जानते हैं। दूसरी जो बात है, ये फ़ायदेमंद है कि MPs ज़ाहिर कश्मीर इश्यू पर MPs आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइज हो रहे हैं,
पहले जितने आप गैदरिंग्स देखें पार्लियामेंट की, जो शाह कुरैशी साहब आए थे, 20 से 25 MPs वहाँ मौजूद थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मोबलाइज कश्मीर इशू पर हो रहे हैं, और हमें और बहुत काम करना है इनको मोबलाइज करने में, क्योंकि हम करते कुछ नहीं है। हम सिर्फ यही करते हैं, मुजाहरा हो जाता है, फेसबुक पर एक पोस्ट लग जाती है, बस कश्मीर को हो गए। नहीं, MPs को ख़त लिखना, उनको लॉबी करना, ये सर को हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन हम यहाँ जो प्लेटफॉर्म इस मुल्क में जो मौजूद हैं, हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे, बस अपनी सियासत तक ही रखे हुए हैं बस। तो आपके ख्याल में अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, तो ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासत है यहाँ पर, ये फ़ायदा दे रही है कश्मीर को, ये नुकसान कर रही है? नुकसान। नुकसान कर रही है। नुकसान। बड़ा बड़ा मेरे ख्याल में वन वर्ड में एक बड़ा बेहतरीन सा आंसर आ गया जी, कि जो सियासी जमातों की सियासत, जो पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासत है, वो बरतानिया में आकर मसला कश्मीर को नुकसान करेगी। क्योंकि जिस वक्त आप एक लीडर के पीछे चलेंगे, दूसरे के पीछे चलेंगे, तीसरे के पीछे चलेंगे, तो फिर यही रिजल्ट होगा। और उससे बड़ा मसला ये होता है कि हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो कश्मीरी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर रख कर अपने हकूक़ की बात करना कोशिश करते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियों को, बच्चों के फ्यूचर को सेव करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें उस तरह से मौके फराहम नहीं करते। और हमारे बार बार हमारा जोर यही होता है कि हम अपने लोकल MLA को और लोकल जो हमारे मेंबर असेंबली हैं आज़ाद कश्मीर से, को पाकिस्तान से आने वाला MP है, MNA है, उसको बार बार पुश करके स्टेज की तरफ लेकर जाएं, और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जिनकी इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है यहाँ पे, उनको हम किसी तरह से डायरेक्ट इफेक्टिव्स को हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्शन नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। जिम्मेदार कौन है सर? जो हमारे लीडर हैं, हम ही उन्हें लीडर बनाते हैं। अगर हम लोग 20 लोग मिलकर अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब को, चौधरी यासीन साहब को, मजीद साहब को, फारूक हैदर साहब को, बाकी लीडरान को, अगर सरदार अतीक साहब को, अगर उनको धक्के देके स्टेज की तरफ लेके जाते हैं, फिर ये हमारी खामी है ना सर। हम जो पुश करके लेके जाते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम है। पिछले दिनों शकील चौधरी साहब मौजूद थे नून लीग से, उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फंक्शन हुआ तो उसमें जिसको मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हुए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको स्टेज पर ज़रूर लेके आऊँ, उनको ज़रूर वो मुकाम दिया जाए। आप इस तरह को प्रॉमिस करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। यह उनकी तारीख है सर, या हम उनके साथ हम इंसाफ नहीं, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा सर? आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी को स्टेज पर जगह मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनकी तारीख है सर, यह हमारी तारीख नहीं है। हम सिर्फ उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर बहन भाई है। लेकिन कुर्बानी की तरफ जाए, कुर्बानी उन लोगों के दी हुई है, तो फिर हमारी तारीख कैसी हो सके? जो कुर्बानी का दे रहे हैं, तारीख उनकी है सर। आप इस बात पे कन्विंस करेंगे अपनी पार्टी के कायदीन को, आज़ाद कश्मीर के कायदीन हो या पाकिस्तान के कायदीन हो? जी सर, मैं अगले फंक्शन में देखूंगा सर जी, इंशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सर, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, फ्रांस से नवाज बटर्स कर रहा हूँ जी। नवाज भट्ट साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यार शुक्र। तो तशरीफ फरमा मोहतरम मुकर्रम मेहमान और नाज़रीन मोहतरम को हमारा आदाब व तस्लीमात। जी वालेकुम सलाम। तो बात यूँ है, मैं बात मजबूरी करूँगा कि पाकिस्तान की सियासत से छोड़ें, असल बात जो है ना वो मैं करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी प्लीज़। तो बात यूँ है कि भारतीय साम्राज्य पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की आड़ में मकबूजा जम्मू कश्मीर के निडर कश्मीरियों की आज़ादी की तारीखों को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। जब भी भारतीय हुक्मरानों को मुज़ाकरात, टेबल टॉक की दावत दी जाती है, तो वो दावत से इनकार कर देता है। आखिर क्यों? ये मेरा सवाल होगा, ये नोट कर लें हमारे जो तशरीफ फरमा मेहमान हैं। दरअसल इसके बाद भारतीय साम्राज्य एक अरसा दराज से UNO और सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन वेबसाइट का जिक्र था, बल्कि है भारतीय हुक्मरान इससे टाल मटोल और हीले बहाने से काम वक्त पास कर रहा है। सही। कब तक वक्त पास करेगा? एटम बम भी तैयार हैं और टेबल टॉक से इनकारी है। अगर इसका कोई बस ना चले तो फौरन दहशतगर्दी का शोर मचा देता है। टेबल टॉक से दावत दी जाए कि भाई प्लीज आए, बात करें, हमसे मुज़ाकरात करें। फौरी तौर पे उसका पहली लफ्ज एक होता है, उसका जो नापाक अल्फाज होते हैं कि अटूट अंग और दहशतगर्दी। दरअसल भारतीय हुक्मरान मकबूजा जम्मू कश्मीर के बैनुल-अक़वामी मसले को मजीद पेचीदा बना रहा है। असल मसला तो ये है कि जम्मू कश्मीर के असली मालिक सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी हैं। पाकिस्तान इन मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, माली या हार्डी सतह पे हमेशा मदद करता रहा है और करता रहेगा। मजलूम कश्मीरियों की आजादी की खातिर 3 जंगें लड़ चुका है।
क्या भारतीय साम्राज्य अब ये एटमी जंग के इंतजार में है? मेरा सवाल ये है आपसे, जो मैं मानता चीफ कमांड है, कि अगर इंडिया गुफ्तो शनीद टेबल टॉक मुज़ाकरात के लिए नहीं आता तो इसके बाद इसका क्या हल है? बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट्स पर बड़ी अच्छी बात की, और उन 4-5 पॉइंट्स पे मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ कि जब मुज़ाकरात से इनकार हो रहा है भारत की तरफ से मुसलसल, जंग की कोशिशें हुई, आपने जज्बा हैसगाली दिखाया, उसका पायलट वापस भेज दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि ये अगर दोबारा से इक़्तिदार में आएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, मसला कश्मीर हल होगा, और उन्होंने तो ये ऐलान किया कि कश्मीर तो हमारा और टूट गया। तो इसका हल क्या है? ये अगर यही इसी तरह से मुज़ाकरात से भी इनकारी है, यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर सकती, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें भी रद्दी की टुकड़ी में चली जाती हैं, तो इसका हल क्या निकलेगा? एटमी जंग? एटमी जंग नुकसान ही है। यही है कि बीजेपी फिर आ जाए, जीत के आ जाए, और पाकिस्तान इंडिया के टोटे ये खुद बीजेपी करेगा, खालिस्तान बनेगा, कश्मीर भी आज़ाद होगा। इसी बीजेपी गवर्नमेंट करेगी, यही मोदी करेगा। तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात जो ये मोदी साहब कर रहे हैं, जो कश्मीरी के साथ जो कैसे कर रहे होगा? हैं, यह बैकफायर होगा इन पर। अवाम सिविल वॉर हो जाएगी इंडिया में। सिख भी उठ करेंगे, सिख बिलादरी वो खुद अपना खालिस्तान मांग रहे हैं। कश्मीरी भी उठ करेंगे। रिएक्ट करते हैं तो आप उन्हें तो दहशतगर्द कहते हैं, अगर वो नहीं सर, तो आप क्या करेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सर, कहाँ से? मैं यहाँ बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, डॉक्टर इजाज। जी जी डॉक्टर साहब, ये लाइव जरा सवाल कर सकते हैं? जी हुक्म करें सर। हेलो जी जी बोलें सर, बोलें। हेलो, मैं यहाँ बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी जी, ये मसला कश्मीर के मुतल्लिक मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इतना ये 71-72 साल हो गए पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन को हुए, अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इंडिया मकबूजा कश्मीर, जिसको हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो इंडिया उससे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। वो इंडिया कभी भी वो अपने इलाके को जो जितना आज़ाद हो गया वो तो आज़ाद कश्मीर है, बाकी जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया उस पर कभी भी कब्जा नहीं छोड़ेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों का आपस में राब्ता कायम हो, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की बस सर्विस हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जम्मू और सियालकोट का भी रास्ता खुलना चाहिए। या सब, लेकिन वो तो सारी चीज़ें इंडिया की तरफ से बंद की गई हैं, मतलब पाकिस्तान की तरफ से तो करतारपुर तक खोल दिया गया इंडिया के सिखों के लिए। इंडिया अगर नहीं वो दस्तबरदार होगा तो इसका कोई हाल मेरी नज़र में तो नहीं आता। कोई हाल नहीं है जी। हम लोग, मैं माजरत के साथ मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मायूसी कुफर है। हम लोग मायूस नहीं है। कश्मीरी अगर मायूस हो जाते, बात नहीं कर रहा है कि 71-72 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ, तो अब आइंदा भी इस हाल की उम्मीद रखना ऐसी। सर ये कुछ ज्यादा लंबा अरसे की बात नहीं है। जिस वक्त इंडिया के 2 जहाज गिराए गए तो सोचना चाहिए, जमीनी हकायक जो है ना, जमीनी हकायक ये हैं। जिस वक्त इंडिया के 2 जहाज गिराए गए तो उस वक्त हालत ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान जंग की हद तक पहुंच चुके थे, और पाकिस्तान के पास लूज करने के लिए शायद इतना ज्यादा ना हो, लेकिन इंडिया के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है। और अगर ये जंग 2 एटमी मुल्कों के दरमियान अगर शुरू हो गई और एटमी जंग हो गई तो पूरी दुनिया इसका नुकसान बर्दाश्त करेगी। तो इसके लिए मेरे ख्याल में दुनिया के को समझना चाहिए। ख्याल में LOC जो है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कश्मीरियों के लिए खोल देना चाहिए, कश्मीरी आपस में राब्ता रखें। आज यही एक मसला कश्मीर का हल है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कश्मीरियों के राब्ते के लिए खोल दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये भी असल में नाज़रीन, लोगों की हर एक बंदे की ख्वाहिश ज़रूर है कि कम से कम कश्मीरी की जान ज़रूर बचे। वो इधर रहें या उधर रहें, कम से कम जान ज़रूर बचे। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है कि 8 लाख भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में वो दरिंदगी की नज़रें, जिनके खिलाफ 97.3% केसेस डिसमिस हो चुके हैं, उन लोगों के खिलाफ जिस वक्त कश्मीरियों की माएँ बहनें बाहर निकलती हैं, जिस वक्त कुनान पुष्पुरा का इंसिडेंट आपके सामने मौजूद है, बाकी इंसिडेंट मौजूद हैं, जो छोटी सी नन्ही आसिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाला इंसिडेंट मौजूद है। उसके बाद किस तरह से उसके कातलों, उसके रेप करने वालों को, कातलों को उसको प्रोजेक्ट किया गया, वो सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि मसाइल बेहतर तरीके से हल हों, और हम लोग चाहते हैं कि शायद कश्मीरी किसी की अगर ज़िंदगी बच सकती है तो ज़रूर बचे। अगर ये मामला आज हल ना हुआ तो यकीनन 2 एटमी ममालिक
उस हद तक पहुंच जाएंगे कि जिसकी कीमत शायद 1 अरब और 20 करोड़ 30 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को और 20-30 करोड़ पाकिस्तान के लोगों को अदा करनी पड़ेगी। फिर 1 अरब और 60 करोड़ जिनमें से आज ज़्यादातर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, वो 2 करोड़ की ज़िंदगियों में 1 लाख से ज़्यादा जो 80 से के बाद कुर्बानियाँ शुरू हुई हैं, उनकी कुर्बानियों के सिले में और उसकी खामोशी के नतीजे में वो शायद कहीं लुकमा अजल ना बन जाए। तो हमें यकीनन अपनी अपनी सियासी जमातों में रहते हुए ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। मैं गज़नफ़र साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ मैशियत के हवाले से। आपकी मैशियत की पॉलिसी क्या रही सर कि आपने डॉलर की कीमत आपकी 140 से ऊपर चली, बल्कि अब तो माशाल्लाह डॉलर की कीमत हाईएस्ट मुकाम पर पहुँच चुकी है पूरे पाकिस्तान की तारीख में। आपका क्या ये आपका विजन था इकानमी के लिए? ये आपका विजन था? आपका ये विजन था कि आपकी अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें बढ़ जाएं? आपकी ये विजन था कि आप जो कुछ हमें बताया करते थे असेंबली के अंदर, उसके बाद आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ जाएं? उसके बाद आपका ये विजन था कि अदवायात की कीमतें आपकी 200 और 300 गुना बढ़ जाएं और आपके जनाब वज़ीर सेहत वहाँ पर बैठे रहें और कुछ ना हो? क्या आपके यही विजन थे जो आपने इम्प्लीमेंट करने थे? जिब्रान साहब, हमारा पार्टी का मंशूर यही है कि हमें गरीब जो तबका है उनको उठाना है, पावर्टी को टैकल करना है। ठीक है, हमें ठीक है, जो महंगाई है हर कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, उस पर और मज़ीद प्रेशर हो। हम भी नहीं चाहते। तो खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया था फाइनेंस मिनिस्टर बताने का, ये खुद किया है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई बढ़ चुकी हाई है और हम मज़ीद नहीं चाहते कि मज़ीद। और आपके लिए सेहत के भी आपने वज़ीर को चेंज किया। अगर चेंज किया जिसकी वजह से 200 गुना से ज़्यादा तक अदवायात की कीमतें बढ़ी, तो सिर्फ चेंज करना इनफ है या उसकी सज़ा भी होनी चाहिए कुछ? सर, हम चाहते हैं कि सब कम हो, आवाम के लिए जितने भी मुश्किलात हम दूर कर सके। रखूं सर जी, मुझे ये बता दें कि पिछले 8 माह और 9 माह की सर जो बुरान आज ये पीटीआई इस जो टैकल कर रही है, बुरान पिछले हुकूमतों का छोड़ा हुआ है। जो कर्जे जो जमकर किस्तें जो अदा कर रही है, पिछले गवर्नमेंटों का जो इन्होंने जो लोन उठाए थे उसकी किस्तें हम अदा कर रही है, हम खुद नहीं उठाए हुए। उनकी किस्तें अदा करनी है, अवाम के पैसे निचोड़ के, आपने कोई नैब का सिस्टम ठीक करना है, कोई हमें नायब का सिस्टम भी ठीक करना है, कानून लाने हैं जो पाकिस्तान का जो पैसा जो बाहर मुल्क में प्रायोरिटी में आपके 10 महीने गुजर रहे हैं सर। आपकी पहली प्रायोरिटी थी ये करप्शन के खिलाफ, आपके 9 माह से ज्यादा गुजर रहे हैं और लगे हुए हैं। खान साहब लगे हुए और खान साहब ने हमेशा रिजल्ट मुझे बता दें 9 महीने के बाद। अभी रिजल्ट सर जो 30 साल का जो बुरान, तो आपको 60 साल की उम्र आप 8 माह में आपको रिजल्ट आने से 8 माह मतलब 240 दिन। 240 दिन में आपके पास इदारे नहीं बन सकेंगे जिन इदारों के जरिए आप इन्वेस्टिगेशन नायब अपना काम कर रही है और मजीद आने वाले दिनों में भी गिरफ्तारियाँ होंगी, हुई है और आगे भी जाएगा। जो पाकिस्तान से जो पैसा बाहर गया है वो पैसा पाकिस्तान में हमें वापस चाहिए। ये जो एनआरओ मांग रहे हैं ना, खान साहब ने क्लियर कट कहा है कि वज़ीर आज़म ने क्लियर कट कहा है कि पैसा वापस। हर मसले का जवाब आप करप्शन पे लेके आ जाते हैं कि उन्होंने करप्शन की जी इस वजह से नहीं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 8-9 महीने में कोई रिकवरी हुई है वो बता दें। आज जो कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ा हुआ है, जो कर्जा पाकिस्तान पर है, जो पाकिस्तान पर कर्जा है, आज वो जो बाहर पैसा इन चोरों ने चेयरमैन बना दिया ना खुद अकाउंटेबिलिटी कमीशन का, चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी बना दिया ना आपने। वज़ीर आज़म इस अपॉइंटमेंट पर बिल्कुल खुश नहीं थे। खुद की और खुद खुश नहीं है तो कौन करवा रहा है इनसे? या अपोजिशन भी है सर। मतलब अपोजिशन चोर है, अपोजिशन डाकू है, लेकिन अपोजिशन हमें कहेगी कि चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी आप हमारा बंदा लगाने दो जो नैब के केसेस में मुलव्वस है। वो बंदा नैब से उठ के आता है, आके आपकी मीटिंग चेयर करता है और आपके मिनिस्टर्स को बाकी को भी वहाँ पे बुलाकर लाइन हाजिर करके उनसे सवाल करते हैं। ये आपका विजन है सर? सर हम चाहते हैं जो जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को पैसा लूटा है ना, हर किसी को सजा हो। सर सजा की बजाय आप चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी बना रहे हैं। नायब इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रही है। पीटीआई के भी वकला है, जो वजीर है वो भी शामिल हैं, पीपल पार्टी के भी है, नून लीग के भी है और भी है। जो भी पार्टी का हो, जो भी हो। पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना आप बताएगा कि पिछले जब दौरे हुकूमत में पीटीआई का वजीर खजाना बताएगा कि पिछले दौरे हुकूमत में जब मैं पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना था तो उसको मेरे दौर में ये करप्शन हुई है, तो आप उस पर बात करते हैं। ये आप मुझे बताना चाह रहे हैं सर?
जो विजन है, जब वो ये खान साहब का विजन है, पीटीआई का विजन है, और इमरान खान साहब खुद अनिस्त हैं, दयानतदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं, सर ऑनेस्टी से दो ठीक रोटियां है। बना दें सर और चूल्हे पे रख के। और जो वज़ीर ख़जाना जो आ रहा है वो खान साहब के नीचे है। खान साहब हर किसी का परफॉर्मेंस देखते हैं। 15-15 घंटे काम करने वाला एक शख्स आज तक जब जिस जिस टाइम से अपॉइंटमेंट हुई है वज़ीर आज़म की, आज तक 15-15 घंटे ला रहा है अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क की आवाम के लिए। हाँ, वो मुझे अंदाजा हो रहा है 15 घंटे की इतनी ज़्यादा एफर्ट के बाद के 240 दिन के बाद आपको पता चलता है कि आपका वज़ीर ख़ज़ाना जिसकी आप 10 साल तक वकालत करते रहे वो जी वो उसकी वो नहीं कर सके। लेकिन चले मैं आप लास्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली कुछ चांसेस हैं, नहीं है? इंशाअल्लाह तब्दीली है, किस तरह से इंशाअल्लाह। तब्दीली लाएंगे? तरीक़े में एतमाद लेके आ रहे हैं, तरीक़े में एतमाद को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या कुछ इस तरह से कुछ है? कुछ हमारे नज़र में तो कुछ नहीं है। ज़ाहिर है जब टाइम आएगा, कोई वक्त आएगा, या इलेक्शन का आएगा या फॉरवर्ड ब्लॉक का आएगा, फिर देखेंगे पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इंशाअल्लाह। चौधरी निसार साहब वापस आ रहे हैं। देखिएगा आपकी अपनी जमात के जो इख्तलाफात हैं जहांगीर तरीन साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो बड़े खुल के सामने आ गए हैं। अब तो असद उमर साहब जब असेंबली में बात करते हैं तो किसी नाकाम के साथ भी लफ्ज़ तरीन लगा देते हैं, दूसरों को जलाने के लिए और ख़ुद को समझाने के लिए, और बाकी करप्ट के साथ भी तरीन लगा देते हैं। तो ये पॉलिटिक्स आपकी कामयाब कर पाएगी आपको, या यही आपको आपकी नैया यही डबोएगी? इंशाल्लाह जो खान साहब जो जिस विजन के साथ हम सबको लेके आए हैं, इंशाल्लाह वही विजन पाकिस्तान के लिए एक मदीना, इंशाल्लाह एक रियासत बनेगी। मदीना की रियासत में 80 दिन के बाद सहवाल वाले इंसिडेंट के बाद आप उनको बुलाते हैं और घर पे बुला के उनके साथ अफसोस करते हैं। हज़ारा वाला इंसिडेंट होता है, उनको भी बुलाते हैं, बुला के घर में बुला के उनके साथ अफसोस करते हैं। मदीना की रियासत में इस तरह होता था? इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर होगा जी, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बेहतर होगा। साहिवाल का इंसिडेंट हुआ, 80 दिन के बाद वज़ीर आज़म साहब को ख्याल आया कि यार न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उसने तो बड़ा अच्छा किया कि लोगों की जब शादी हुई उनको गले लगा के मिले। तो ये जनाब हज़रत शायद उस तरह से मिल रहे थे जिस तरह किसी किस्म का कोई एहसान कर रहे हों। लेकिन चलें, मदीना की रियासत है, बेहतरी की उम्मीद है। इस लफ्ज़ के साथ ही शायद बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उम्मीदों का क्या किया जाए जिस वक्त पेट्रोलियम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जाता है, जिस वक्त गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता है, जिस वक्त अद्वियात की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है कि शायद लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत वो शायद एक सवाल बनकर रह जाती है कि आज 2 गोलियां खा लें या 1 गोली खा लें। चलो, मदीना की रियासत का ख्वाब है, तो देखते हैं ये ख्वाब कब तक पूरा होता है और वज़ीर आज़म साहब के फ़ैसले और बाकी फ़ैसले किस वक्त कामयाब होते हैं। नाज़रीन, एक बात और आपसे करूँ, आइंदा आने वाला बजट है, इस वक्त अगर मुआशी सूरत हाल की बात की जाए तो हालत ये है कि हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। या तो हम तरक्याती बजट रखें, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम दिफाई बजट रखें। दिफाई बजट, इंडिया के साथ हम लोग हालत जंग में हैं, पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त हालत जंग में, और उस हालत जंग में होने की वजह से पाकिस्तान शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप दिफाई बजट किसी तरह से नीचे करें। लेकिन अगर दिफाई बजट नीचे नहीं होगा तो क्या आपको इक्तिसादी बजट, तरक्याती बजट आपको नीचे करना पड़ेगा। अगर ये करना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे सोर्सेज कहते हैं, एमनेस्टी की जो स्कीम आ रही है जिसमें लोगों को थोड़ी सी छूट दी जानी है, उस पर लोगों को पाबंद किया जाएगा कि आप इससे फ़ायदा उठाएँ, नहीं तो बैकडोर चैनल से किसी न किसी तरीके से वो रकम वापस लेने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं वो कोशिश भी कामयाब हो सके तो फिर यकीनन कानून थोड़ा सा सख्ती करेगा। तीसरी कुव्वत यकीनन हरकत में आएगी कि जो काम आपसे नहीं हो सका, आप अगर बजट नहीं बना सकते, आप पैसा अगर मुल्क में वापस नहीं लेके आ सकते, आप अगर अपने पैसे को वापस मुल्क की दिफा को और तरक्याती कामों में आप वापस इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो यकीनन आपसे बदला ज़रूर लिया जाएगा। नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा, रियल टॉक विद जबरान में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हर रात हम 8 से लेकर 9 बजे तक हाज़िर होते हैं। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम लोग तमाम इश्यूज़ पर बात कर सकें, आपके उन इश्यूज़ पर भी बात कर सकें कि जिन इश्यूज़ पर बात करना शायद लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब रियल टॉक की बात आती है और तकबीर TV की बात आती है, तो हमारी कोशिश होती है कि रियल टॉक बिल्कुल रियल रहे। दुआ में याद रखिएगा, जबरान असगर को और पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और हमारे मेहमान गज़नफ़र साहब को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।